नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कैपिटल बजटिंग का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सवाल में पूछ रहा है कि आपको नया मशीन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। पुराना मशीन के बारे में कहता है कि पुराना मशीन हम लोग 3 साल से यूज़ कर रहे हैं और 8 साल वो चलने वाला है, जिसका सैल्वेज वैल्यू कुछ भी नहीं होगा एट द एंड। अभी उसका वैल्यू 2 लाख है। हम लोग न्यू मशीन खरीदना चाहते हैं। एग्जिस्टिंग मशीन और न्यू मशीन का सारा डेटा आपको दे दिया गया है, जैसे कॉस्ट ऑफ मशीन, एस्टिमेटेड लाइफ, सैल्वेज वैल्यू, एनुअल आउटपुट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एनुअल ऑपरेटिंग आवर्स, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट, इनडायरेक्ट कैश कॉस्ट पर एनम। फिर कहता है डेप्रिसिएशन एसएलएम का लेना है और कॉर्पोरेट टैक्स रेट 30% है और 12% हम लोगों का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। इसके बाद अगर लास्ट लाइन में पढ़े तो उसमें लिखता है इग्नोर कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स को क्यों इग्नोर करा जाए? क्योंकि अगर नहीं इग्नोर करते हैं तो कैपिटल गेन टैक्स का भी अलग ट्रीटमेंट होता है। कैपिटल गेन टैक्स यहाँ लगता है, जैसे कि अगर एग्जिस्टिंग मशीन हम लोग बेचे हैं और हम लोग को कैपिटल गेन हुआ है तो उस पर हम लोग टैक्स तो लगाते हैं ना। यहाँ पर उस तरह का कोई झंझट नहीं है, यानी यह क्वेश्चन सिंपल है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम लोग डिसीजन लेंगे कि हम लोगों को मशीन को ख़रीदना चाहिए या फिर नहीं ख़रीदना चाहिए। तो अब हम लोग एनपीवी निकालेंगे। किस बेसिस पर? अगर हम लोग एग्जिस्टिंग मशीन को चेंज कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, तो हम लोग का एनपीवी क्या आएगा? अगर पॉजिटिव आएगा तो ओके, नेगेटिव आएगा तो नहीं बदलेंगे। तो उसी बेसिस पर हम लोग यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि हम लोगों को रिप्लेस करना है या नहीं करना है मशीन को। तो हम लोग वैसे ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैश आउटफ्लो में हम लोग क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, और उसमें माइनस कर देंगे सेल ऑफ ओल्ड मशीन, क्योंकि ओल्ड मशीन को बेचेंगे तो उसमें भी तो कुछ पैसा आ ही जाएगा ना। तो हम लोग नेट में लिखेंगे कि कितना कैश हमारे पास से जा रहा है। कैश आउटफ्लो में लिखेंगे 10 लाख माइनस 2 लाख, तो 8 लाख मिल गया। ध्यान दीजिएगा कि अगर क्वेश्चन में आपको कहे कि ओल्ड मशीन जो हम लोग बेच रहे हैं उसका मार्केट वैल्यू दिया रहे तो मार्केट वैल्यू लेना है। यहाँ पर मार्केट वैल्यू नहीं दिया था, सिर्फ डब्ल्यूडीवी वैल्यू दिया हुआ था। डब्ल्यूडीवी वैल्यू ही हम लोग लेस किए यहाँ पर। अब कैश आउटफ्लो तो आ गया, कैश इनफ्लो देखते हैं। कैश इनफ्लो 2 तरीका का होता है, रिवेन्यू कैश इनफ्लो और टर्मिनल कैश इनफ्लो। लेकिन याद रहे कि रिवेन्यू कैश इनफ्लो जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इंक्रीमेंटल रिवेन्यू कैश इनफ्लो रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि कितना एक्स्ट्रा कैश इनफ्लो आ रहा है हम लोगों का न्यू मशीन से। कितना एक्स्ट्रा आ रहा है न्यू मशीन से ये जानने के लिए ओल्ड मशीन का भी हम लोगों को रिवेन्यू कैश इनफ्लो निकालना पड़ेगा, न्यू मशीन का भी रिवेन्यू कैश इनफ्लो निकालना पड़ेगा। तो उसी तरह से हम लोग नोट में निकाले हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ़ यूनिट्स लिखे हैं 30,000 और 75,000। क्वेश्चन का डेटा से आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ़ यूनिट्स। उसके बाद सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ था तो सेल्स निकल गया। उसमें से हम लोग मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट लेस कर दिए। इसके बाद हम लोग को डेप्रिसिएशन भी मिल गया, क्योंकि यहाँ पर एस्टिमेटेड लाइफ भी दिया हुआ है, सैल्वेज वैल्यू भी दिया हुआ है और कॉस्ट ऑफ मशीन भी दिया हुआ है। इन तीनों की मदद से हम लोग एसएलएम बेसिस पर डेप्रिसिएशन भी यहाँ पर निकाले, लेस कर दिए। फिर ईबीटी आया, उससे हम लोग टैक्स लेस कर दिए। फिर ईएटी आया, पर अब डेप्रिसिएशन तो लेस कर दिए थे तो वापस से ऐड बैक कर दिए। तो हम लोगों को रिवेन्यू कैश इनफ्लो मिल गया, ओल्ड मशीन का भी न्यू मशीन का भी। यहाँ पर देखने से ही पता चल रहा है कि 3 लाख का एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कैश आ रहा है न्यू मशीन के ख़रीदने के वजह से। तो ये 3 लाख को हम लोग रिवेन्यू कैश इनफ्लो में रखेंगे। अब ये 3 लाख हम लोगों को एनुअल आ रहा है, यानी कि हर साल आ रहा है। तो रिवेन्यू कैश इनफ्लो 1 से लेके 8 साल तक 3 लाख आ रहा है। तो सीधा इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इंटू करने के बदले में सीधा एनओटी फैक्टर से ही इंटू कर दिए, क्योंकि हर ईयर में 3 लाख रुपए ही आ रहा है। ये तो हो गया रिवेन्यू कैश इनफ्लो का। अब टर्मिनल कैश इनफ्लो की बात करें तो वहाँ पर हम लोगों ने 40,000 लिखा है। इसका पर्पस है, क्यों लिखा है हम लोगों ने 40,000? हम लोग इंक्रीमेंटल टर्मिनल कैश इनफ्लो लिखते हैं, कितना टर्मिनल में एक्स्ट्रा कैश आया है। टर्मिनल में एक्स्ट्रा कैश कितना आएगा? ओल्ड मशीन जब यूज़ करते तो स्क्रैप वैल्यू 0 आता, लेकिन न्यू मशीन यूज़ कर रहे हैं तो स्क्रैप वैल्यू 40,000 आ रहा है। तो एक्स्ट्रा कितना आ रहा है? एक्स्ट्रा आ रहा था 40,000, इसीलिए हम लोग टर्मिनल कैश इनफ्लो में भी 40,000 लिखे हैं। तो याद रखिएगा कि जो भी कैश इनफ्लो में हम लोग लिखते हैं, रिवेन्यू कैश इनफ्लो या फिर टर्मिनल कैश इनफ्लो, तो हम लोग इंक्रीमेंटल लिखते हैं, कितना हम लोग को इंक्रीज़ आया है, तभी तो मालूम चलेगा कि न्यू मशीन सही है या नहीं है। इस बेसिस पर हम लोगों को कैश आउटफ्लो भी मिल गया, कैश इनफ्लो भी मिल गया। हम लोग लेस कर दिए तो एनपीवी मिल गया। तो एनपीवी यहाँ पर पॉजिटिव है, इसका मतलब कि ये प्रोजेक्ट सही है, इस मशीन को हम लोगों को ख़रीदना चाहिए। वी रिकमेंड द कंपनी टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग मशीन। शॉर्ट में समझे तो हम लोग सबसे पहले कैश आउटफ्लो में क्या लिखें? मशीन जो खरीदने वाले हैं उसका कॉस्ट
माइनस ओल्ड मशीन का सेल वैल्यू, तो मिल गया हम लोग को कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लो में हम लोग इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो लिखे हैं। इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो निकालने के लिए हम लोग ओल्ड मशीन का भी कैश इनफ्लो निकाले, न्यू मशीन का भी कैश इनफ्लो निकाले और दोनों को लेस कर दिए, तो मालूम चल गया कि कितना एक्स्ट्रा कैश इनफ्लो आ रहा है। जितना एक्स्ट्रा कैश इनफ्लो आ रहा है उसी को हम लोग कैश रिवेन्यू कैश इनफ्लो में भी लिखें और टर्मिनल कैश इनफ्लो में भी लिखें, और हम लोग एनपीवी कैलकुलेट कर लिए। इस सवाल में कहता है कि कंपनी को रिप्लेस करना है ओल्ड मशीन को न्यू मशीन के साथ। न्यू मशीन में दो ऑप्शन है, मॉडल ए और मॉडल बी, और दोनों का कॉस्ट 5 लाख है। पुराना मशीन का सेल्वेज वैल्यू 1 लाख है, और कहता है कि अगर आप मॉडल ए खरीदोगे तो पुराना मशीन का जो यूटिलिटीज़ है वो काम में आ जाएगा और एक्स्ट्रा बस 1 लाख का ही यूटिलिटीज़ खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मशीन बी खरीदोगे तो उस केस में आपको पुराना मशीन का जो भी यूटिलिटीज़ है वो काम में नहीं आएगा, आपको फ्रेश यूटिलिटीज़ खरीदना पड़ेगा 2 लाख का। तो कौन सा मशीन खरीदे वो आपको बताना है। दोनों मशीन से हम लोग कितना कैश इनफ्लो का एक्सपेक्टेशन करते हैं वो डेटा के अनुसार से आपको दिया हुआ है, और सेल्वेज वैल्यू भी दिया हुआ है, मशीन ए का भी मशीन बी का भी। तो सारे डेटा को यूज़ करके आपको ये बताना है कि ओल्ड मशीन को रिप्लेस करे मॉडल ए के साथ या फिर मॉडल बी के साथ। तो हम लोग सिंपल एनपीवी मेथड का यूज़ करेंगे और डिस्काउंटेड पेबैक मेथड का यूज़ करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का मेथड यूज़ करेंगे और पता कर देंगे कि हम लोगों को कौन सा मशीन के साथ रिप्लेस करना चाहिए। तो प्रॉपर टेबल बना देंगे हम लोग और लिखेंगे कैश आउटफ्लो, कौन सा पैसा हमारे पास से जाएगा। एक तो न्यू मशीन खरीद रहे हैं उसका पैसा जाएगा, और दूसरा जो न्यू यूटिलिटीज़ खरीद रहे हैं उसका पैसा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन लिखेंगे, उसमें से लेस कर देंगे सेल ऑफ ओल्ड मशीन। ये तो मशीन पर हम लोगों का पैसा गया। उसके बाद यूटिलिटीज़ पर भी पैसा जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ न्यू यूटिलिटीज़। मशीन ए के केस में 1 लाख का यूटिलिटीज़ खरीदना पड़ेगा एडिशनल, और मशीन बी के केस में तो सारा फ्रेश खरीदना पड़ेगा 2 लाख का। लेकिन 2 लाख में भी हम लोग 20,000 को लेस कर देंगे, क्योंकि मशीन बी जब खरीदेंगे तो हम लोग सारा न्यू यूटिलिटीज़ खरीद रहे हैं, तो पुराना यूटिलिटीज़ का तो काम नहीं होगा, उसको बेच देंगे। तो पुरानी यूटिलिटीज़ को कितना रुपए में बेचेंगे, इसके लिए आपको उसका सेल्वेज वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 20,000, 0.20 लाख आपको दिया है उसका सेल्वेज वैल्यू। तो जितना सेल्वेज वैल्यू होगा यूटिलिटीज़ का उतना में ही तो बिकेगा वो, इसीलिए उसको लेस कर दिए हम लोग 20,000 से। ऐसे हम लोगों को कैश आउटफ्लो मिल गया। अब कैश इनफ्लो की बात करें तो इसके लिए आपको सारा डेटा दे दिया गया है और बोला है कि परसेंट वैल्यू फैक्टर 15% का यूज़ करना है। तो इससे हम लोग कैश इनफ्लो भी निकाल लेंगे। याद रहे कि जो लास्ट साल है, लास्ट साल में हम लोग 1,70,000 और 50,000 दोनों को एक साथ ही ऐड कर दिए हैं, क्योंकि सेल्वेज वैल्यू जो हम लोगों को मिलेगा लास्ट में वो टर्मिनल कैश इनफ्लो आएगा। तो हम लोग यहाँ पर टर्मिनल कैश इनफ्लो और रिवेन्यू कैश इनफ्लो को लास्ट में जोड़ दिए हैं। तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आंसर तो वही आना है। जैसे ही पूरा प्रोसेस हो गया तो कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो का परसेंट वैल्यू को लेस करेंगे तो एनपीवी मिल जाएगा। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड हम लोगों को आता ही है निकालने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आता ही है निकालने के लिए। तो इन सारे मेथड को देख करके जो भी अप्रोप्रिएट डिसीजन होगा वो हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन को भी एक बार रीड कर लीजिए। इस सवाल में आपको कहता है कि 1,36,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं और 5 साल तक हम लोगों को 30,000, 40,000, 60,000, 30,000 और 20,000 इस तरह से कैश इनफ्लो आता है। तो हम लोगों का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, IRR निकालना है। IRR और पीवी फैक्टर में अंतर होता है। पीवी फैक्टर का मतलब जो हम लोगों का चाहत है, जो हम लोग जितना रिटर्न कमाना चाहते हैं वो होता है पीवी फैक्टर। लेकिन IRR यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो रेट है जिस रेट पर हम लोग कमा रहे हैं। एक्चुअली में जो रेट पर हम लोग कमा रहे हैं उसको IRR कहते हैं, लेकिन जो हमारा चाहत है, जिस रेट पर कमाना हमारा चाहत है, उसको पीवी फैक्टर कहते हैं। यहाँ पर हम लोगों को पीवी फैक्टर निकालने के लिए नहीं कहा है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए कहा है। तो जब भी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए कहता है तो हम लोग इंटरपोलेशन मेथड का यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग ट्रायल एंड एरर का मेथड से कोई भी 2% चुनते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये 2% में हमारा IRR निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। अगर नहीं निकलता है तो इंटरपोलेशन करते हैं। लेकिन ये 2 गेस जो हम लोग कर रहे हैं, जो भी 2 गेस करेंगे वो कैसे करेंगे, किस आधार पर 2 गेस करेंगे, उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। जो ट्रिक हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है उसको पहले देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो रेट होता है जिस रेट पर हम लोग पैसा कमा रहे हैं।
तो जिस रेट पर हम लोग पैसा कमा रहे हैं उस रेट पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो होगा। IRR के रेट पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो होगा, क्योंकि उसी रेट पर तो पैसा कमा रहे हैं। उस केस में NPV 0 होगा क्योंकि उसी रेट पर पैसा कमा रहे हैं। समझिए इस बात को। तो हम लोग क्या करेंगे कि एवरेज कैश इनफ्लो निकालेंगे। सबसे पहले उसको इंटू कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फैक्टर, जिसको हम लोग PVIF कहते हैं। इस PVIF को ही निकालना हम लोग का उद्देश्य है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो 1,36,000 आया और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना है, एवरेज कैश इनफ्लो इंटू PVIFA। एवरेज कैश इनफ्लो है 36,000, तो हम लोग लिखेंगे 1,36,000 इज इक्वल टू 36,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फैक्टर, एनुटी फैक्टर, R परसेंटेज 5। R परसेंटेज का मतलब कि जो परसेंटेज हम लोग को निकालना है, इसीलिए R परसेंटेज लिखे हैं, और 5 का मतलब कि 5 साल बाद। तो यहाँ से PVIFA निकल के आता है 3.78। तो अब हम लोग को 3.78 देखना पड़ेगा कि ये 3.78 कितना परसेंटेज पर है, क्योंकि हम लोग अभी R परसेंटेज पर निकाले हैं। तो 3.78 कितना परसेंटेज का वैल्यू है, ये कैलकुलेट करने के लिए, ये देखने के लिए एक चार्ट आता है। ये देखिए, ये चार्ट पर आप देखिएगा कि किस तरह से 5 साल के बाद कितना परसेंटेज पर ये वैल्यू आता है। तो हम लोगों को दिख रहा है कि 10% और 11% के बीच में है ये वैल्यू। तो अब हम लोग को समझ में आ गया कि 10% और 11% हम लोग का गैस होगा। यही गैस को हम लोग यूज़ करेंगे जब हम लोग IRR कैलकुलेट करेंगे। अभी जो हम लोगों ने शॉर्ट में बनाया है, ये एक ट्रिक है बस, जिसके वजह से हम लोग को मिल गया कि हम लोगों को ट्रायल एंड एरर किस परसेंटेज पर मारना है। तो ये भी समझना ज़रूरी है कि ये जो हम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक बनाया, यही हमारा सॉल्यूशन नहीं हो सकता था क्या? इसीलिए ये सॉल्यूशन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एवरेज कैश इनफ्लो निकाले, लेकिन एवरेज कैश इनफ्लो थोड़ी बात चल रहा है यहाँ पर। हम लोग तो बात कर रहे हैं इंडिविजुअल कैश इनफ्लो, और हर साल का कैश इनफ्लो अलग अलग है। लेकिन हम लोग बस गेस करने के लिए, एक रफ आइडिया लेने के लिए ये ट्रिक को अपनाएं, जहाँ पर हम लोग कैश इनफ्लो को एवरेज में ले आएँ, और कैश इनफ्लो को एवरेज में लाने के बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी फैक्टर से इंटू कर दिए, और तब हम लोग देखें कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी फैक्टर किस 2% के अंदर में आता है। तो हम लोग को मालूम चला 10% और 11%। तो 10% और 11% हम लोगों का ट्रायल एंड एरर के लिए एक बेस बन गया कि इस पर हम लोगों को ट्रायल एंड एरर फोकस करना है। बस हम लोगों ने ट्रायल एंड एरर लगाया यहाँ पर और NPV मिल गया। लेकिन NPV अगर 0 आता तभी हम लोग को मालूम चलता कि ये सही IRR है। यहाँ पर 0 नहीं आया है, तो 10% के हिसाब से आया 2315, 11% के हिसाब से आया -1006, और हम लोगों को बीच में चाहिए, यानी कि 0 चाहिए। तो इसका मतलब कि हमारा जो X है, हमारा जो IRR होगा वो 10% और 11% के बीच में आएगा। तो उसी प्रकार से हम लोगों ने पहले प्रेजेंट कर दिया। 10% में 2.315, X परसेंटेज में 0 और 11% में 1006। अब हम लोग इसका इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले x - 10 करेंगे अपॉन 11 - 10 करेंगे। ऐसा ही क्यों किए? ऐसा इसलिए किए क्योंकि x - 10 का इक्वेशन भी मिल गया, और डिवाइड किए जब 11 - 10 तो 1 मिल जाएगा हमको, तो ये सिंपल हो जाएगा। इसीलिए x - 10 अपॉन 11 - 10, उसका वैल्यूज़ को अदर साइड में हम लोग सॉल्व कर दिए, और हम लोग को x का वैल्यू मिल के आ गया 10.69। इस तरह से हम लोग निकालते हैं IRR। तो समराइज़ करें तो सबसे पहले हम लोग ट्रायल एंड एरर का मेथड को यूज़ करके IRR कैलकुलेट करते हैं। तो ट्रायल एंड एरर मेथड में 2 गेस करना पड़ता है कि कौन सा 2% में हम लोगों को इंटरपोलेशन लगाना है। तो 2% को ढूंढने के लिए, 2 रेट को ढूंढने के लिए हम लोग और एक ट्रिक का यूज़ करते हैं। उस ट्रिक को कैसे यूज़ करते हैं? सबसे पहले हम लोग एवरेज कैश इनफ्लो निकालते हैं। एवरेज कैश इनफ्लो निकलने के बाद हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कर देते हैं, और जिस रेट पर ये दोनों इक्वल होता है वही रेट तो IRR होता है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैसे निकलेगा? अभी जो एवरेज कैश इनफ्लो निकाले उसको इंटू कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ, तो वही यहाँ पर हम लोगों ने इंटू कर दिया। फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फैक्टर R परसेंटेज 5, इसको निकाले हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करके, तो निकल के आया 3.78। 3.78 कितना R परसेंटेज में है 5 साल के बाद, ये हम लोग एक चार्ट से देखते हैं, ये वाला चार्ट से। तो ये वाला चार्ट से हम लोग को मालूम चला कि 10% और 11% के बीच में ये वैल्यू आता है। तो हम लोग को मालूम चल गया कि कौन सा 2 रेट है जिस पर ट्रायल एंड एरर मैंने यूज़ करेंगे, और हम लोग ने यूज़ किया और निकल के आया
दो वैल्यू तब भी निकल के आया, 10% में कुछ और वैल्यू, 11% में कुछ और वैल्यू, लेकिन हम लोगों को x 0 चाहिए था। तो इसके लिए हम लोग और एक इक्वेशन यूज़ किए, x - 10 अपॉन 11 - 10, और उसका वैल्यू को इक्वेट किए और फिर हम लोग का x आ गया। इस सवाल को एक बार आप खुद से सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। इस सवाल में कहता है कि XYZ लिमिटेड रनिंग शूज़ का मैन्युफैक्चरर है। वो अपना कंपनी का ऑर्डरिंग, इन्वेंट्री और बिलिंग प्रोसीजर को कंप्यूटराइज कर रहा है, जिसकी वजह से वो एनुअल सेविंग करेगा। 10 एम्प्लॉयज़ को रखा था जिसको 15,000 रुपये करके देता था, वो अब नहीं लगेगा, तो वो सेविंग हो जाएगा। उसके बाद जो भी प्रोडक्शन डिले की वजह से लगता था पैसा 8,000, वो 8,000 भी बच जाएगा। इसके बाद इन्वेंट्री स्टॉक आउट की वजह से 12,000 रुपये लगता था, तो वो 12,000 भी अब बच जाएगा। और लास्टली जो बिलिंग प्रोसीजर की वजह से 3,000 रुपये लगता था, वो 3,000 भी बच जाएगा। तो कंप्यूटराइजेशन करने से कितना पैसा इन लोग का बच गया है? 15,000 करके 10 एम्प्लॉयज़ का खर्चा, यानी कि 1.5 लाख, प्लस 8,000 प्लस 12,000 प्लस 3,000, टोटल में देखें तो 1,73,000 का ये लोग को सेविंग हो रहा है। लेकिन ये सेविंग को लाने के लिए कैश आउटफ्लो करना पड़ेगा। कितना? सिस्टम को ख़रीदना पड़ेगा, उसका दाम है 2 लाख और उसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट है 50,000, यानी कि 2.5 लाख का कैश आउटफ्लो है। फिर कहता है कि इसका कोई भी सैल्वेज वैल्यू नहीं रहेगा और डेप्रिसिएशन SLM बेसिस पर लेना है। 5 साल तक इसको यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद नया सिस्टम ला रहे हैं तो उसमें कुछ खर्चा भी होगा, जैसे कि हम लोगों को 2 कंप्यूटर स्पेशलिस्ट को रखना पड़ेगा, जिसको 40,000 रुपया करके देना पड़ेगा। उसके बाद कंपनी का कॉर्पोरेट टैक्स रेट कहता है 40% है और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12% है, यानी कि PV फैक्टर 12% है। आपको क्वेश्चन पूछा है, 5-6 क्वेश्चन पूछा है, सबको देखते हैं कि एक बार। पहला वाला बोलता है फाइंड प्रोजेक्ट इनिशियल नेट कैश आउटले, मतलब नेट में कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है। दूसरा सवाल में कहता है कि क्या रिवेन्यू कैश इनफ्लो है और क्या टर्मिनल कैश इनफ्लो है। तीसरा सवाल में आपसे पूछता है कि NPV मेथड का यूज़ करके प्रोजेक्ट को इवेलुएट कीजिए। चौथा सवाल में पूछता है PI मेथड को यूज़ करके प्रोजेक्ट को इवेलुएट कीजिए। पांचवा सवाल में पेबैक पीरियड कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। छठा सवाल में कहता है कि अगर सिस्टम जिसका वैल्यू कुछ भी नहीं है, सैल्वेज वैल्यू कुछ भी नहीं है, अगर उसको हम लोग 25,000 में बेच दिया जाए तो उस केस में हम लोगों का NPV क्या होगा। तो अगर 25,000 में वो बेच देगा तो कैपिटल गेन हो जाएगा, क्योंकि उसका वैल्यू तो कुछ भी नहीं है और बेच रहा है 25,000 में, तो कैपिटल गेन आ जाएगा। और कैपिटल गेन आ जाएगा तो उस पर भी NPV पर इफेक्ट पड़ेगा, NPV बढ़ जाएगा। कैपिटल गेन टैक्स दे देगा तो नेट में कुछ बचेगा, जो भी कुछ बचेगा वो NPV पर तो इफेक्ट करेगा ना, NPV को थोड़ा सा बढ़ा देगा। अब लास्ट पॉइंट में कहता है कि डेप्रिसिएशन के लिए आप सैल्वेज वैल्यू को 0 मत लो, सैल्वेज वैल्यू को 20,000 लो। तो क्वेश्चन का सारा पार्ट में हम लोग डेप्रिसिएशन लिए थे ये सोच के कि बुक सैल्वेज वैल्यू 0 होगा, लेकिन पॉइंट 7 को बोल रहा है कि फिर से कैलकुलेट करो। अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं सैल्वेज वैल्यू 20,000 सोच करके। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये मास्टर सम है, बहुत आसान है और बहुत अच्छा भी है। सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे, पर्टिकुलर्स, टाइम पीरियड, PV फैक्टर, अमाउंट और प्रेजेंट वैल्यू। कैश आउटफ्लो में हम लोग लिख देंगे कितना पैसा हमारे हाथ से जा रहा है। पहला तो मशीन जा रहा है 2 लाख का और 50,000 का इंस्टॉलेशन कॉस्ट, यानी कि 2.5 लाख हम लोग का कैश आउटफ्लो हो रहा है। ओके, अब कैश इनफ्लो कितना हो रहा है ये देखने के लिए हम लोग को नोट में कैलकुलेशन करना पड़ेगा रिवेन्यू कैश इनफ्लो का, क्योंकि बहुत सारा पैसा आ भी रहा था और बहुत सारा कॉस्ट लग भी रहा था। तो कितना पैसा हम लोग के पास आ रहा था, तो जितना हम लोग सेविंग किए हैं ना उसी को हम लोग मानते हैं कि वो पैसा हमारा आया है, वही कैश इनफ्लो है। तो सेविंग इन कॉस्ट लिखेंगे तो 1,73,000 हम लोगों ने बचाया है। तो 1,73,000 में हम लोग लेस कर देंगे सैलरी का खर्चा जो कि 80,000 है। 40,000 करके 2 गो कंप्यूटर स्पेशलिस्ट है, दोनों को देना पड़ेगा तो 80,000। उसके बाद हम लोग लेस करेंगे ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट जो कि 12,000 का था, उसको भी लेस कर दिए। तो फिर डेप्रिसिएशन का बारी आता है, डेप्रिसिएशन को भी लेस करते हैं। लेकिन याद रहे कि सारा पार्ट के लिए और पॉइंट 7 ये पार्ट के लिए अलग अलग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, क्योंकि क्वेश्चन का सारा पार्ट में तो एक ही डेप्रिसिएशन बोला था, लेकिन पॉइंट 7 में बोला था कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो जब सैल्वेज वैल्यू 0 नहीं बल्कि 20,000 होगा। तो उस केस में हम लोगों का पॉइंट 7 में डेप्रिसिएशन अलग निकलेगा और बाकी पर्पस के लिए डेप्रिसिएशन अलग निकलेगा। इसको जब लेस कर देंगे तो हम लोगों को EBT मिल जाएगा। टैक्स है तो टैक्स को लेस कर देंगे तो EAT मिल जाएगा, और EAT मिल गया तो उसमें डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देंगे। ऐड बैक करने से मिल गया हम लोग को रिवेन्यू कैश इनफ्लो। ये रिवेन्यू कैश इनफ्लो आ गया
तो टेबल में डाल करके एनपीवी निकाल लो और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी निकाल लो। यहाँ पर एनपीवी देखिए नेगेटिव आया है, इसका मतलब कि ये प्रोजेक्ट करना सही नहीं है। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स देखें तो वो भी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी 1 से कम है। जब भी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 से कम होता है तो वो वाला प्रोजेक्ट भी हम लोग को नहीं करना चाहिए। तो एनपीवी भी बोल रहा है प्रोजेक्ट मत करो, पीआई भी बोल रहा है प्रोजेक्ट मत करो। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट को देखते हैं। तीसरा पार्ट में कह रहा है पेबैक पीरियड निकालने के लिए। तो हम लोग तो पेबैक पीरियड निकालने जानते हैं, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि ये डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड नहीं है, ये नॉर्मल पेबैक पीरियड है। तो जब नॉर्मल पेबैक पीरियड होता है तो उसमें हम लोग नॉर्मल कैश इनफ्लो को देखते हैं। वैसे ही देख करके हम लोगों ने यहाँ निकाल दिया है 3.64 ईयर्स। अब छठा क्वेश्चन में कह रहा था कि जो भी सिस्टम का सेल्वेज वैल्यू जीरो है, सेल्वेज वैल्यू तो जीरो है लेकिन उसको 25,000 में बेच करके आ गए हैं, तो 25,000 में बेच करके आए होंगे तो 25,000 हम लोगों का कैपिटल गेन होगा। तो कैपिटल गेन में हम लोग सबसे पहले तो टैक्स दे देंगे, 40% टैक्स दे दिए। तो हम लोगों का नेट में कितना रियलाइज़ हुआ, स्क्रैप रियलाइजेशन नेट में 15,000। तो ये 15,000 तो हम लोग को प्रॉफिट हुआ ना, तो ये 15,000 तो एनपीवी पर इफेक्ट डालेगा। कैसे इफेक्ट डालेगा, ये 15,000 हम लोग को 5 साल बाद मिला है तो उसको प्रेजेंट वैल्यू में ले आएंगे पहले। तो प्रेजेंट वैल्यू में ले आए 15,000 इंटू 0.5674 और प्लस कर दिए उसको जो एनपीवी हम लोग निकाले थे -2711, तो निकल के आया 5800 रिवाइज्ड एनपीवी। अब चलिए 0.7 को भी देखते हैं। 0.7 में भी हम लोग सेम करेंगे, सेम टेबल बनाएंगे और यहाँ पर भी हम लोग एनपीवी निकालेंगे। लेकिन याद रहे कि यहाँ पर जो एनपीवी निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम लोग जो कैश इनफ्लो को माने हैं वो 67,000 है, जो कि पहले वाले कैश इनफ्लो से अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि डेप्रिसिएशन अलग हो गया था ना। हम लोग तो कैलकुलेट किए जब रिवेन्यू कैश इनफ्लो तो 67,000 निकला 0.7 के लिए और बाकी सब पॉइंट के लिए निकला था 68,600। तो बाकी सब पॉइंट के लिए तो हम लोग एनपीवी निकाल लिए हैं, 0.7 के लिए अलग से हम लोग एनपीवी निकालेंगे टेबल बना करके, कैश आउटफ्लो कैश इनफ्लो का टेबल। तो इस तरह से ये सवाल भी ख़त्म होता है। इसको दोबारा से देख लीजिए, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। इस सवाल में आपको डेटा दे दिया गया है जैसे कॉस्ट सेविंग, यूज़फुल लाइफ, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और सेल्वेज वैल्यू। इसके बाद आपको 5 चीज़ कैलकुलेट करने के लिए कहा है। सबसे पहले बोला है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कैलकुलेट करो, फिर पेबैक पीरियड, फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल और लास्ट में नेट प्रेजेंट वैल्यू। सबसे पहले हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट निकालते हैं। हम लोग जानते हैं कि IRR में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो होता है, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो जो है वही कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होता है। प्रोजेक्ट का कॉस्ट क्या होता है, जो शुरुआत में हम लोग लगाते हैं, और शुरुआत में हम लोग क्या लगाते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो ही यहाँ पर निकालना है। तो IRR में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आता है। तो चलिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकाल लेते हैं, अपने आप कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मालूम चल जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैसे निकालेंगे, 60,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 15% 4 ईयर्स के बाद। तो यहाँ पर 60,000 क्यों आया, हम लोग जानते हैं कि जो कॉस्ट सेविंग है उसी का मतलब कॉस्ट अर्न हुआ। तो जो 60,000 हम लोग हर साल सेव कर रहे हैं वही हमारा हर साल का कैश इनफ्लो आया। तो ये तो हर साल का है, तो इसको इंटू करना होगा एन्युटी फैक्टर से, इसीलिए हम लोग एन्युटी फैक्टर से इंटू कर रहे हैं इसको। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ एन्युटी 15% 4। तो हम लोग उसी चार्ट से, बड़ा सा चार्ट से देखेंगे कि 4 साल बाद 15% में क्या वैल्यू है, मिल जाएगा। उसी वैल्यू को इंटू कर देंगे, यहाँ पर इंटू कर देंगे तो मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 171,300। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो है, इसीलिए जब हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकाले वही कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट निकल के आ गया। दूसरा सवाल में पेबैक पीरियड निकालने के लिए कहा था, तो ये तो सिंपल है, आप निकाल सकते हैं खुद ही। तीसरा सवाल में कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए कहा है, और चौथा सवाल में एनपीवी। तो पहले एनपीवी निकाल लेते हैं। एनपीवी निकालने के लिए फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो तो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 171,300, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो नहीं मालूम है। तो कोई बात नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हम लोग का दिया हुआ है 1.064, तो इसका फॉर्मूला हम पुट अप करेंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू PV ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन PV ऑफ कैश आउटफ्लो। इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो भी निकल के आ जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो भी आ गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो भी आ गया, तो एनपीवी भी आ जाएगा। अब लास्ट में हम लोग को कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। तो अब हम लोग नॉर्मल फार्मूला यूज़ करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मालूम है 182263 और कैश इनफ्लो मालूम है 60,000।
तो ये 60,000 को इंटू करेंगे हम लोग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ एन्युटी के साथ आर परसेंटेज कॉमा 4 ईयर्स, और आर परसेंटेज कॉमा 4 ईयर्स निकल के आएगा 3.038, और हम लोग चार्ट से देख लेंगे कि 4 साल बाद 3.038 कितना परसेंटेज में है, तो मिलेगा 12%। तो हम लोग का निकल के आ जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%। ये सवाल में आप कन्फ्यूज़न मत खोइएगा क्वेश्चन नंबर 1 में जो हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट निकाले उससे, और अभी जो हम लोग परसेंटेज निकाले हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। शुरुआत में हम लोग इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को बेस लेकर के सॉल्व किए थे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, यहाँ पर हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट कर रहे हैं। इस सवाल को आप 2-3 बार रिवाइज कर लें और 2-3 बार सॉल्व करके देख लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतर बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज करेगा, इसीलिए आप इसको और अच्छे तरीके से कर लें, क्योंकि जहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है ICAI वहीं क्वेश्चन पूछता है, तो ये सवाल आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसे आप 2-3-4 बार वापस से रिवाइज़ कर लीजिए इस सवाल को पर्टिकुलरली।